नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार किया है। ये याचिका कथित तौर पर 17 से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित की जा रही धर्म संसद को रोकने के लिए कदम उठाने में विफल रहने के लिए दायर की गई है। यति नरसिंहानंद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रखते हैं और ऐसे में साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों से कहा है कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाएं कि कोई नफरत फैलाने वाला भाषण ना हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को कहा है कि वह ये सुनिश्चित करे कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। सीजीआई ने यूपी राज्य की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से कहा है कि कृपया इस बात पर नजर रखें कि क्या हो रहा है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ इस तथ्य का मतलब ये नहीं है कि हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उल्लंघन होना चाहिए। मामला सुनवाई के लिए आया तो सीजीआई खन्ना ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा है कि वे अधिकारियों से संपर्क करें। भूषण ने जवाब दिया कि अधिकारियों को अभ्यावेदन दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीजीआई ने तब कहा कि हाईकोर्ट से संपर्क किया जा सकता है। सीजीआई ने विचार व्यक्त किया कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने वाला पहला न्यायालय नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले भी नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामलों में न्यायालय ने इसी तरह का रुख अपनाया था। भूषण ने जब कहा कि यति नरसिंहानंद कई नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामलों में जमानत पर हैं, तो सीजीआई ने कहा कि उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने की मांग की जा सकती है। पीठ ने आदेश में कहा कि हम सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हैं और हम पहले के आदेशों को दोहराते हैं कि जिला अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करे कि सभी एहतियाती उपाय करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया कि मंदिरों के गैर वंशानुगत ट्रस्टी के पदों पर चयन जाति आधारित नहीं हो सकता है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मालाबार देवस्थानम बोर्ड या MDB के अंतर्गत नियंत्रित संस्थाओं देवस्थानम और मंदिरों में गैर वंशानुगत ट्रस्टियों की पिछली नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान अधिनियम के अनुसार नई नियुक्तियों के लिए निर्देश भी दिए। वर्तमान याचिका में पूर्व में नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट के उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विवादित निर्णय में दिए गए निर्देश भविष्य की नियुक्तियों के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता पर कोई असर नहीं डालेंगे। खारिज होने पर वर्तमान याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट PV दिनेश ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर न्यायालय ने कहा है कि गैर वंशानुगत ट्रस्टियों के चयन के विरुद्ध जाति बाधा नहीं बन सकती है। आदेश में कहा गया है कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ने नस्ल, धर्म, भाषा या जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया। ये सभी मानवीय रचनाएं हैं और गैर वंशानुगत ट्रस्टी के किसी भी चयन की स्थिति में किसी व्यक्ति की जाति कभी भी बाधा नहीं बन सकती है। इस संबंध में क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी की याचिका खारिज की है, जिसमें उसने दिल्ली नोएडा डायरेक्ट या DND फ्लाईओवर के यात्रियों पर टोल लगाने की मांग की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ कंपनी की अपील खारिज की, जिसमें रियायतकर्ता समझौता रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट का ये फैसला फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है। कोर्ट ने
बता दें आपको कि हाईकोर्ट के निष्कर्षों से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। नोएडा ने कंपनी पर टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया और जनता की कीमत पर कंपनी का अनुचित संवर्धन हुआ है। न्यायालय ने नोट किया है कि अन्य इच्छुक कंपनियों की ओर से कोई निविदा नहीं थी और कोई प्रतिस्पर्धी बोली नहीं लगाई गई थी, इसीलिए एनटीबीसीएल को समझौता प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य है और क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन शामिल है। हालांकि ये एक कमर्शियल अनुबंध के संबंध में है। जब राज्य सार्वजनिक कार्य में संलग्न होता है तो उसे मनमानी से मुक्त होना चाहिए। कोर्ट ने माना है कि गलत समझौते की वजह से आम जनता ने कई 100 करोड़ रुपए गंवाए हैं और एनटीबीसीएल द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है। ऐसे में टोल टैक्स का संग्रह जारी रखने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि नोएडा अथॉरिटी ने एनटीबीसीएल को शुल्क वसूलने या लगाने के लिए अधिकार देकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है और ये भी माना है कि एनटीबीसीएल को दिए गए रियायत समझौते को शर्तों के विरुद्ध है और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एनटीबीसीएल को दी गई रियायत और समझौते की भाषा ऐसी है कि ये हमेशा के लिए लागू रह सकता था और इस प्रकार एनटीबीसीएल को हमेशा लाभ पहुंचाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट ने अधूरे प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत को उजागर किया। इसके चलते उपयोगकर्ताओं पर अनुचित बोझ पड़ा है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में डीएनडी में टोल पर रोक लगाई थी और ऐसे में इस फैसले को नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को मौखिक रूप से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जबकि आपको बता दें कि कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है जिसमें ये प्रार्थना की गई है कि हाथ से गंदगी ढोने वालों को रोजगार और शुल्क रोजगार के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के प्रमुख प्रावधानों के साथ ही मैनुअल स्क्वेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 कानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं किए गए। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि मामला किस तरह आगे बढ़ा है और यहां तक कि कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना जारी करने की अपनी मंशा भी व्यक्त की है। आदेशों के अनुपालन पर जस्टिस धुलिया ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। ये सरकार के कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और एक बात तो तय है कि इसे हम नहीं छोड़ेंगे। ये मानवीय गरिमा का सवाल है। मुझे यकीन है कि ये ऐसी चीज है जो आपके दिल के करीब है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी के सुझाव पर विचार करते हुए अनुपालन किस हद तक हुआ इसका आकलन करने के लिए 2 सप्ताह के भीतर राज्य एजेंसियों के संबंधित हितधारकों के साथ केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। उस आदेश के तहत न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाथ से मैला ढोने वालों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। दूसरी बात, न्यायालय के आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति को देखते हुए अब मैनुअल स्क्वेंजिंग, अस्वच्छ शौचालय और सीवर लाइनों में मैनुअल श्रम के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करना पूरी तरह से संभव है। फिर भी इस क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई है। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आके सर्वेक्षण करने का निर्देश देने के लिए समान राहत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को अंतरिम आदेश दिया, जिसमें अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने चैम्बर में मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 24 फरवरी 2025 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करने का निर्देश दिया है, जिसके एक सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करेगा, जो पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 की स्थिति से बदलने पर रोक लगाता है। राखी सिंह द्वारा दायर पहली याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर वजूखाना क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया, जबकि भगवान विश्वेश्वर द्वारा दायर दूसरी याचिका, जिसका प्रतिनिधित्व उनके अगले मित्र एडवोकेट विजय शंकर स्तोगी कर रहे हैं, का दावा है कि वे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी मस्जिद के मुख्य गोबंद के नीचे स्थित हैं। दूसरी याचिका एडवोकेट सौरभ तिवारी और विकास कुमार के माध्यम से दायर की गई है। एडवोकेट अजय कुमार सिंह के माध्यम से दायर दूसरी याचिका में वाराणसी कोर्ट के अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का अतिरिक्त एएसआई सर्वेक्षण करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जिसमें मस्जिद के केंद्रीय गोबंद के नीचे के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका एएसआई ने पहले ही सर्वेक्षण नहीं किया। दोनों याचिकाएं प्रभावी रूप से परिसर के उन हिस्सों का एएसआई सर्वेक्षण करने की मांग करती है जहां अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश को देश में मध्ययुगीन मस्जिदों और दरगाहों के स्वामित्व का दावा करने वाले कई मुकदमे दायर करने के बारे में चिंताओं को बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। अतुल सुभाष मामले से जुड़े हुए केस में जस्टिस बीवी नागरत्ना और अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बड़ा दखल देते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका में अतुल की मां अंजू मोदी ने अतुल के 4.5 साल के बेटे व्योम मोदी को उसकी कस्टडी की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनका पोता कहां है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि हिरासत में मौजूद अतुल की पत्नी निकिता उस बच्चे की जानकारी नहीं बता रही है, जबकि उसकी सुभाष की पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया भी फिलहाल हिरासत में हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ कर मासूम बच्चे की कस्टडी दादा दादी यानी कि उनको सौंप दी जाए। और याचिका के मुताबिक निकिता ने पुलिस को बताया है कि उसका बेटा व्योम फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है और उनकी कस्टडी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया के पास है, जबकि सुशील ने पुलिस को व्योम की कस्टडी या उसके बारे में कोई भी जानकारी होने से सिरे से इनकार कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले का उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक तीनों राज्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देकर सुभाष के बच्चे व्योम को कोर्ट के समक्ष लाया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण को चाहे वे कितना भी पुराना हो या पुराना नियमित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि हमारा मानना है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन करके या उसके हटकर बनाए गए निर्माण और बिना किसी भवन योजना स्वीकृति के दुस्साहसिक तरीके से बनाए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक निर्माण को नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। अगर कोई उल्लंघन न्यायालयों के संज्ञान में लाया जाता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए और उनके प्रति कोई भी नरमी दिखाना गलत सहानुभूति दिखाता है और दिखाने के समान ही होगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट, जी हां आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदे गए ढांचे को ध्वस्त करने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। अपीलकर्ता ने लंबे समय से कब्जे के आधार पर ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी और अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता को पूर्व नोटिस न भेजने में कथित चूक का आरोप लगाया है।
हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए जस्टिस महादेवन द्वारा लिखित निर्णय ने इस बात पर जोर दिया है कि अनिवार्य कानूनी प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में अवैध निर्माण को पनपने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आगे कहा है कि लंबे समय से कब्जा, वित्तीय निवेश और प्राधिकरण की निष्क्रियता अनधिकृत संरचनाओं को वैध नहीं बनाती है। हालांकि अदालत ने कहा है कि अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता अनाधिकृत निर्माण को वैध नहीं बनने देगी, लेकिन गलत तरीके से पूर्णतः कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मालिक के जीवन काल में गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम लॉ के तहत मान्य नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि विभाजन की अवधारणा मुस्लिम लॉ के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति का बंटवारा वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दानकर्ता द्वारा गिफ्ट देने के इरादे की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस फैसले की पुष्टि की गई जिसमें सुल्तान साहब द्वारा उनके जीवन काल में किए गए बंटवारे को उनके पक्ष में मान्यता नहीं दी गई है। कुछ संपत्तियों के मालिक आपको बता दें कि सुल्तान साहब का 1978 में निधन हो गया और सुल्तान साहब की बेटी एक वंशज अपीलकर्ता वादी ने राजस्व अभिलेखों में बहिष्करण का आरोप लगाते हुए संपत्तियों में 20% हिस्सा मांगा। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि सुल्तान साहब ने अपने जीवन काल में संपत्ति का बंटवारा किया और मौखिक रूप से अपने बेटों को कुछ हिस्से उपहार में दिए, जो कि मुस्लिम लॉ के तहत अस्वीकार्य है। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, ये मानते हुए कि मुस्लिम लॉ मालिक के जीवन काल में बंटवारे की अनुमति नहीं देता है। इसने ये भी माना कि कथित मौखिक गिफ्ट में आवश्यकताओं के साक्ष्य का अभाव था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, पर्सनल लॉ के सिद्धांतों को दोहराया। इसने नोट किया कि मालिक के जीवन काल में विभाजन मुस्लिम लॉ के लिए विदेशी है। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि मुस्लिम अपने जीवन काल के दौरान हिबा या गिफ्ट के माध्यम से अपनी संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन ये तभी वैध होगा जब गिफ्ट की आवश्यकताएं पूरी की गई हो, और ऐसे में वैध गिफ्ट की शर्तों को लागू करते हुए न्यायालय ने पाया है कि वैध गिफ्ट की आवश्यकताएं पहली शर्त के अभाव पर इसके कारण ही पूरी नहीं हुई। न्यायालय ने कहा है कि मौखिक गिफ्ट वैध गिफ्ट नहीं माना जा सकता। अपील खारिज कर दी गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या से उत्पन्न एक अन्य घटनाक्रम में पीड़ित लड़की के माता पिता ने घटना की सीबीआई जांच को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है। मुख्य आरोपी संजय राय ने के खिलाफ ही ट्रायल कोर्ट में चल रहा मुकदमा। आपको बता दें कि घटना के बाद कथित कवर अप साजिश में शामिल 2 अन्य आरोपियों, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल है, को सीबीआई द्वारा निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने के कारण जमानत दे दी गई है। इससे पहले घटना के तुरंत बाद पीड़िता के माता पिता ने राज्य पुलिस की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी समय समय पर स्टेटस अपडेट करती रही है। माता पिता की वर्तमान याचिका का उल्लेख जस्टिस तीर्थकर घोष के समक्ष किया गया, जिन्होंने इसे सोमवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में अगस्त महीने में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या की भयानक घटना के मामले में कोलकाता की विशेष अदालत में अब तक 50 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ये सुनवाई बंद कमरे में इन कैमरा प्रक्रिया के तहत हो रही है और अब तक की कार्रवाई से जुड़े कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। विशेष अदालत में ये सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत प्रतिदिन हो रही है। इस मामले में मुख्य आरोपित और सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय का बयान शुक्रवार को दर्ज किया जा सकता है। रॉय के वकील की ओर से नए गवाहों का प्रस्ताव दिया जा सकता है, जिन्हें सूची में शामिल कर उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट के एमयूडीए मामले और इस घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी तथा साले सहित उनके परिवार के खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट दाखिल करने को टाल दिया गया है। ये घटनाक्रम एमयूडीए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग करने वाली याचिका के बाद ही सामने आया है। सिद्धारमैया और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने कहा कि वे याचिका पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने शुरू में अंतरिम रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई थी। न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय जिला कोर्ट को रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उस पर आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देगा जब मामला इस न्यायालय द्वारा सुना जा रहा हो। इसीलिए इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई की सुरक्षा के लिए मैं फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिए गए समय को 28/1/2025 तक बढ़ाना उचित समझता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लंबे समय से एमयूडीए स्कैम के आरोपों का सामना कर रहे थे, लेकिन केस चलाने की ये कार्रवाई 3 एक्टिविस्ट की शिकायत पर हुई है। बेंगलुरु के 2 एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार एसपी टीजे अब्राहिम और मैसूर के एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने शिकायत दर्ज करवाई थी। जब सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे के तौर पर दूसरी जगह जमीन देती है। पूरा कथित एमयूडीए स्कैम भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को मुआवजे के रूप में मिली 14 प्रीमियम साइट से जुड़ा हुआ है। ये प्लॉट मैसूर में है और आरोप है कि सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती ने एमयूडीए से गैर कानूनी तरीके से जमीन ली। दावा है कि इसमें 4000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।